नेक्स्ट, फेजेस ऑफ मैटर यानी द्रव्य की अवस्थाएं। या फेजेस की जगह स्टेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब कोई द्रव्य है तो उसकी कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? 3 स्टेज उसकी हैं। फर्स्ट, सॉलिड यानी ठोस। सेकंड, लिक्विड यानी द्रव। ध्यान रखिएगा, द्रव और द्रव्य, हिंदी में इन दोनों में फर्क है। द्रव होता है लिक्विड और द्रव्य होता है मैटर। वो किसी भी स्टेज में हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, वेपर हो सकता है, मतलब वाष्प में हो सकता है, या ठोस हो सकता है, द्रव। और थर्ड कितना हो गया? गैस। फर्स्ट समझें इनमें डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस क्या है? इनमें जो एटम होंगे, इन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड डिसाइड करेगा कि ये इस स्टेज में रहेगा, इस स्टेज में रहेगा, या इस स्टेज में रहेगा। अगर बॉन्ड बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है, और जब भी बॉन्ड क्लोज होता है तो उसे ब्रेक करने के लिए बड़ी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। सीधा सा समझिए, दो लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत गहरी है, तो उनकी दोस्ती बिगाड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जिनकी दोस्ती ना के बराबर सी है, एक के कान में फूंक मारो, शाम को ही लात घूंसे चल जाएंगे, है ना? तो मतलब जितना सॉलिड बॉन्ड होगा उनके बीच में, उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, और वो उतना ही क्लोज रहेंगे। तो मतलब सॉलिड में, ठोस में बॉन्ड बहुत क्लोज होता है, बहुत क्लोज होता है। लिक्विड में उसके कंपैरिजन में थोड़ा गैप होता है। समझ आए? उसके बाद में गैस में जाकर देखें तो हम और डिफरेंस रहता है, और गैप रहता है। अब यूं समझें कि अगर हमें सॉलिड को ब्रेक करना है या एक्सपेंड करना है, उसका विस्तार करना है, तो उसे ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। किससे? लिक्विड की बजाय। लिक्विड में ज्यादा चाहिएगी गैस के बजाय। अब यहां से क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल सिंपल सा। एक आता है इनकी शेप, और एक आता है इनके वॉल्यूम पर। शेप मतलब आकार, उसका साइज, शेप किस तरह का डिजाइन है। और दूसरा आता है वॉल्यूम, यानी उसका आयतन। सॉलिड में दोनों फिक्स रहते हैं, सॉलिड में दोनों फिक्स रहते हैं। मतलब अगर हमने दे लिया, ये पेन है मेरा, अब इस पेन का जो साइज है वो फिक्स है, इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो फिक्स है। अब अगर मैं कोई चीज दूसरी उठाकर देखूं, बोतल देखूं, तो इसका फिक्स है और वॉल्यूम फिक्स है इसका। लेकिन अब लिक्विड में देखिए आप, लिक्विड में वो जिस कंटेनर में रहेगा वो उसी का शेप ले लेगा, जिस कंटेनर में रहेगा उसी का शेप ले लेगा। 1 लीटर पानी है, बोतल में रहेगा तो बोतल का शेप ले लेगा, ग्लास में रहेगा तो ग्लास का शेप ले लेगा वो, अगर थाली में है तो वो थाली का शेप ले लेगा। मतलब उसका शेप किस पर डिपेंड करेगा? जो कंटेनर है जिसमें वो है, उस पर शेप डिसाइड करेगा उसका। लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा। यानी 1 लीटर, वो बोतल में भी 1 लीटर था, वो ग्लास में भी 1 लीटर है। तो यहां चीज आई, ये दोनों यहां फिक्स रहेंगे, यहां इसका शेप फिक्स नहीं रहेगा, जिस कंटेनर में रहेगा उसके अकॉर्डिंग रहेगा। दूसरा, वॉल्यूम उसका फिर भी फिक्स रहेगा। यहां में दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होगा, यहां दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं होगा। तो ये 3 तरह की, ये 3 तरह की शेप होती हैं। आगे हम बात करें अवस्था परिवर्तन यानी स्टेज चेंज, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सीधा लिक्विड, या गैस से सीधा सॉलिड। तो मतलब कैसे कैसे पॉसिबल है, क्या एनर्जी चाहिए होती है। आ गए। ये देखिए, यहां सॉलिड है, यहां लिक्विड है, और यहां पर गैस है। अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो उसे क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी गलन बिंदु, जहां पर उसका मेल्ट होना, गलना स्टार्ट हो जाता है। अब याद रखिएगा, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो गलन बिंदु होगा, वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, वही उसका क्या होगा? जमाव बिंदु होगा।
यानी अगर हम आइस को लें तो 0 डिग्री पर बर्फ जमती है, तो 0 डिग्री पर ही वो पिघलती भी है। क्लियर है? हालांकि हमें यहां वाटर को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वाटर एक ऐसी चीज है वो हर स्टेज पर मेल्ट होता है, वो हर स्टेज पर मेल्ट होता है। तो यानी कि जो उसका गलन बिंदु है वही क्या होगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, यानी जमाव बिंदु होगा। अब इन दोनों में फर्क समझिए। जब ये एक ही चीज है तो हमने इसके दो नाम क्यों रखे? देखिए, जब ये हीट ले रहा है, जब ये हीट गेन कर रहा है, तब वो क्या होगा, इस तरफ मूव करेगा, तो मेल्टिंग पॉइंट हम उसे बोलेंगे। और जब वो हीट रिलीज कर रहा है, अपनी हीट छोड़ रहा है, तो वो क्या होगा, कोल्ड की तरफ जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया? जब वो हीट रिलीज कर रहा है तब उसे क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, जमाव बिंदु। और जब वो हीट गेन कर रहा है तब उसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब यहीं साइड के देख लीजिए, एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण, लिक्विड से वो किस में बदल रहा है, गैस में। तो मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी या हीट गेन कर रहा है, वो उसे हीट दी जा रही है, तो अब वो किस में बदल रहा है, गैस में। उधर अगर गैस को हमें बदलना है लिक्विड में, तो उसे क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन यानी संघनन, यानी गैस का जमना, गैस का जमना लिक्विड में। अब यहां हम एलपीजी की बात नहीं करेंगे, अब यहां हम बात करेंगे वाटर की। वाटर की अभी जस्ट अगली स्लाइड में देखेंगे कि वाटर का कैसे संघनन होता है। अब एक तरीका तो यह है कि ये एक एक स्टेज चेंज हो, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन अगर क्या सॉलिड से सीधा गैस में बदल सकते हैं? है कोई ऐसा एग्जांपल? कैम्फर यानी कपूर, आप कपूर को जलाएंगे तो लिक्विड नहीं बनेगा उसका, वो सीधा का सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। इसका उधर से देखें, अगर गैस को हम सीधा बदलें सॉलिड में तो उसे क्या बोलते हैं, डिपोजिशन यानी जमाव। जमाव, डिपोजिशन मतलब जमाव का मतलब है जैसे बहुत सारे कंकड़ हैं या बहुत सारी चीजें हैं, वो फैल कर आ रही हैं, वो एक जगह इकट्ठी होकर जम रही हैं, तो उसे बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये स्टेज चेंज होती है इनकी। अब ये स्टेज चेंज होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो समझिए। बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा। बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट है, जहां पर सॉलिड से लिक्विड होगा, लिक्विड से गैस होगा, लिक्विड से गैस में बदलेगा, यानी द्रव से गैस में बदल जाएगा। तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है या ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वो लिक्विड है जो गैस में बदलना स्टार्ट होता है? ये तो सबको पता है कि 100 डिग्री पर वाटर है जो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 100 डिग्री पर जाकर ऐसा क्या होता है कि वो गैस में बदलना शुरू होता है? और दूसरी बात, 100 डिग्री पर क्या 100 डिग्री होते ही पूरा पानी बदल जाता है गैस में? क्यों? कुछ तो होगा कि 100 डिग्री से वो स्टार्ट होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है। तो वो क्या रीजन है वो समझिए। हाँ, जो उसका प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वो बदलने शुरू हो जाता है वाष्प में, गैस में बदलना शुरू हो जाता है। अब गैस में बदलने शुरू होने का क्या होता है, ये हमने ये देखा है कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं, इसे हम यहां से गर्म कर रहे हैं आग से, जब आग से गर्म करते हैं तो लिक्विड और गैस, लिक्विड और गैस इनमें कंडेंसेशन, संघनन, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, संघनन नहीं बोलते हैं, कन्वेंशन। कन्वेंशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी मैंने पढ़ाया था तब कराया था ये एनवायरमेंट वाले में, टॉपिक में, एटमॉस्फेयर वाले में। संवहन, कन्वेक्शन या संवहन। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि एक विंड की अपलिफ्ट होती है, मतलब ऊपर की तरफ चलती है, तो उसे क्या बोला जाता है, कन्वेक्शन या संवहन। तो लिक्विड और गैस, इनमें जो हीट ट्रांसफर होती है, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है, बदलना होता है, वो इस तरह से होता है।
तो अब देखिए यहां से हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्या यहां का ये साइड में भागेगा, ये साइड में भागेगा नहीं, ये ऊपर की तरफ फ्लो तैयार करते हैं, ऊपर की तरफ फ्लो तैयार करते हैं, ऊपर की तरफ। यानी जो गर्म गैस होती है या जो गर्म पानी होता है वो किधर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, और कोल्ड नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब गौर करिए, आपने बाल्टी में रॉड लगाई है गर्म पानी करने के लिए, तो गर्म पानी ऊपर रहेगा और ठंडा कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है। अब जो गीजर जो होता है, उस गीजर में जो रॉड लगाई जाती है अंदर, वो नीचे की तरफ होती है, क्योंकि ठंडा पानी नीचे रहेगा, वो उसके टच में आएगा, गर्म होगा, वो ऊपर चला जाएगा। तो गीजर में आप देखेंगे तो पानी लगभग शुरुआत में आपको, पहला शुरुआत में कैसा मिलेगा, गर्म मिलेगा, और बाद में ठंडा मिलता है, लेट आकर ठंडा होता है। अब एसी चेक करिए, एसी कमरे में ऊपर लगाए जाते हैं, और ऊपर लगाने के क्या रीजन है, ये तो चलाना ही भूल गए हम। एसी ऊपर लगाने के क्या रीजन है, गर्म हवा कहां उठेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, उसके कनेक्शन में आएगी, और वो ठंडी होगी फिर नीचे आ जाएगी। तो समझ में आया कि यहां से गर्म पानी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। अब जो ऊपर की लेयर पर जो गर्म पानी है उसकी एनर्जी इतनी हो चुकी है कि उसका प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। अब वो वायुमंडल में जाना शुरू हो जाएगा, यानी वो गैस में बदलना शुरू हो जाएगा। अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, तो इसे उठने ही नहीं देगा, वापस दबा देगा, ये वापस कंप्रेस कर देगा। जब ये बराबर हो जाएंगे, यानी दो ताकतवर बराबर हो जाएंगे, तो लड़ सकते हैं, तो ये ऊपर उठना शुरू कर देगा। समझ में आया, जैसे जैसे ऊपर का होता जाएगा गर्म, वो ऊपर उठना शुरू कर देगा, और इस तरह से करके एक एक करके पूरा पानी चला जाता है। समझ में आ गया, मतलब कोई बॉइलिंग पॉइंट अगर किसी का है, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में बोलेंगे क्वथनांक। क्या चीज, सॉरी, इवोपोरेशन को इसको बोलेंगे क्वथनांक, जहां बदल जाता है। तो यहां समझ में आया कि हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ गई, यानी अंदर एटम है जो टकराने लगे। इसकी वजह से क्या होगा, इनका जो फोर्स होगा वो इफेक्ट होगा, और इसकी वजह से ये किस में बदलने लग जाएगा, वाष्प में। सिंपल सा समझना है कि कोई भी लिक्विड अगर गैस में बदल रहा है तो इट मींस उसका मतलब है उसका जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। मतलब अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे कंप्रेस नहीं कर सकता, दबा नहीं सकता, अब वो उसके साथ उड़ सकता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत जनरल आप लोगों के, जैसे प्रेशर कुकर में पहाड़ों पर खाना लेट क्यों पकता है, सुना है कहीं क्वेश्चन ये, है ना। आइसक्रीम में नमक क्यों मिलाया जाता है ना। तो अब उसका रीजन समझिएगा। यहां हम अलग अलग एग्जाम्पल समझते हैं। ये देखिए यहां मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है, मैंने बताया दोनों एक ही चीज है, तो इसे क्या बोलेंगे, पिघलना यानी गलन बिंदु या जमाव बिंदु, और ये बॉइलिंग और कंडेंसेशन यानी कि क्वथनांक। इसको गलन की जगह गलनांक ठीक वर्ड है, गलनांक और क्वथनांक, और दूसरा संगनन। इन पॉइंट्स पर क्या डिफरेंस आता है, क्या रिएक्शन होता है वो देखिए। यहां हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर दाब, दाब इंक्रीज करेंगे, दाब इंक्रीज करेंगे, लेकिन वाटर पर नहीं, बाकी सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। वाटर के लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, मैंने बताया कि वाटर का बिहेवियर ही कुछ अलग है, तो वाटर के लिए हम यहां बात करेंगे। और यहां हम बात करेंगे इंप्योरिटीज, कुछ अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब, इंप्योरिटीज का मतलब कोई गलत चीज नहीं है, मतलब जिस हम लिक्विड या जिस केमिकल की बात कर रहे हैं उससे हटकर हम उसमें कुछ मिलाएं तो वो इंप्योरिटी है, वो अशुद्धि है। जैसे हम आइसक्रीम में नमक डाल रहे हैं तो नमक गलत नहीं है, लेकिन अब वो आइसक्रीम के लिए इंप्योरिटी है। तो अब देखिए क्या डिफरेंस आता है। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करें किसी और सब्सटेंस में, प्रेशर इंक्रीज करें, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है।
वो बढ़ जाता है। मीनिंग इसका मतलब यह है कि अगर वो 0 डिग्री पर होना था तो अब वो हो सकता है 5 डिग्री पर हो, अब हो सकता है वो 5 डिग्री पर मेल्ट हो। क्या रीजन है? क्या रीजन है कि अब उसका क्वथना मतलब सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? एक सिंपल सा हम समझे यहां पहली चीज, 0 डिग्री है, पहले 0 डिग्री पर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता था, अब वो मेल्ट कितने पर हो रहा है? 5 डिग्री पर। इट मींस अब उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है या कम एनर्जी की जरूरत है? कम एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। 0 से 5 तक जाने के लिए पहले वो 0 डिग्री पर ही मेल्ट हो जाता था, अब उसे ज्यादा एनर्जी चाहिए तभी तो वो 5 डिग्री पर पहुंचेगा। पहली चीज समझ आई या नहीं आई? बर्फ को लीजिए, यहां भी वाटर वाला कंसेप्ट छोड़िए, सिंपल लीजिए। बर्फ 0 डिग्री पर मेल्ट होती है, अगर वो 5 डिग्री पर मेल्ट होने लग जाए तो बर्फ को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए कम एनर्जी चाहिएगी 5 डिग्री पर या ज्यादा चाहिएगी? ज्यादा चाहिएगी। यहां हम एनर्जी देना शुरू करेंगे तभी वो टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी और तभी वो 5 डिग्री तक पहुंच पाएगा। समझ आया? अब इसका फर्क क्यों पड़ता है? जब हम किसी चीज को प्रेशराइज करेंगे तो उसके बॉन्ड बॉन्ड पर असर पड़ेगा और उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, ज्यादा हीट चाहिएगी, और ज्यादा हीट के बाद वो रिलीज कर पाएंगे। जैसे हम प्रेशर डालते हैं तो लिक्विड है जो गैस एलपीजी लिक्विड में महसूस होती है हमें। क्यों होती है? क्योंकि अब उसके बॉन्ड प्रेशर की वजह से क्लोज हो गए हैं, प्रेशर की वजह से जो उसके बॉन्ड में डिस्टेंस था वो अब कम हो गया है। अब जब बॉन्ड में डिस्टेंस कम हो गया तो सीधा सा पता है कि दोस्ती पक्की हो गई, और दोस्ती गहरी हो गई तो ब्रेक करने के लिए क्या चाहिएगा? ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। समझ में आया? देखो सेम कैसे हैं, बस मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है जहां वो एनर्जी गेन करे, और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है जहां वो एनर्जी रिलीज करे। देखिए फिर से पानी का एग्जांपल लेते हैं। 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर बर्फ जमती है और 0 डिग्री पर बर्फ पिघलती है। यहां से अगर हम इधर जाएंगे तो क्या बनेगा? लिक्विड। और यहां से इधर जाएंगे तो क्या बनेगा? आइस बनेगी। अब इस जगह पर है, ये वो पॉइंट है जहां से एक डायरेक्शन की तरफ तो ये फ्रीजिंग होगा और एक डायरेक्शन की तरफ मेल्टिंग होगा। तो एक पॉइंट है कि नहीं है? पॉइंट एक ही है। अब ये मेल्ट होगा या फ्रीज होगा, ये डिसाइड करेगा कि वो एनर्जी गेन कर रहा है या एनर्जी रिलीज कर रहा है। अगर वो एनर्जी गेन कर रहा है तो वो लिक्विड की तरफ चल देगा, तो हम उसी को मेल्टिंग पॉइंट बोल देंगे। वही अगर अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो किसकी तरफ चल देगा? आइस की तरफ चल देगा, तो उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोल देंगे। क्लियर हो गया ये? समझ में आ गया? अब बढ़े वापस इस पर आए। प्रेशर जब हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर का मतलब क्या होगा? दोस्ती पक्की हो जाएगी। दोस्ती पक्की हो जाएगी तो मतलब बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। तो ज्यादा एनर्जी चाहिएगी तो इसका मतलब क्या होगा? ज्यादा एनर्जी चाहिएगी तो इसका मतलब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। तो जो पहले कम था वो अब ज्यादा पर बॉइल होगा, यानी ज्यादा एनर्जी उसे चाहिएगी। तो समझ में आ गया सीधा सा? जब प्रेशर हम डालेंगे तो प्रेशर के बाद क्या होगा? बॉन्ड क्लोज हो जाएंगे, दोस्ती गहरी, तो मतलब ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा देना होगा, तो मतलब प्लस हो जाएगा। ये पहला पॉइंट समझ में आ गया। लेकिन ये पानी पर इंप्लीमेंट नहीं होता है, ये पानी पर इंप्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि पानी का स्पेशल कैरेक्टर मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुका हूं कि उसका वॉल्यूम मतलब उसका कैरेक्टर ही डिफरेंट है। वो पहले वॉल्यूम बल्कि डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, सबसे पहले उसका वॉल्यूम कम होगा और बढ़ेगा। तो ये इसके मामले में एक्सेप्शन है, पानी के मामले में। अब हम इंप्योरिटी की बात करें, अब हम इंप्योरिटी की बात करें। इंप्योरिटी हमने मिला दी उसमें किसी चीज में, तो इंप्योरिटी मिलाने के बाद में क्या होगा? उस सब्सटेंस का कम हो जाएगा, उल्टा उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। यानी जो 0 डिग्री पर आइस बन रही थी अब वो हो सकता है कि -4 डिग्री पर बने। कम का मतलब तो यही है, जो आइस 0 डिग्री पर बन रही थी
अब वो -4 पर बने। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि जो पहले वो यहां मान लीजिए 10 कैलोरी रिलीज करने के बाद में वो 0 पर आ रहा था, अब हो सकता है उससे 5 कैलोरी और रिलीज करनी पड़े, तब वो जाकर यहां पर आए। तो अब ये सोचकर देखिए कि हमने आइस जमाई, आइस बर्फ जमाई, वो कितने पर जम गई? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर जम गई, यानी उसे थोड़ी सी 10 कैलोरी एनर्जी मिल गई, तो वो हो सकता है कि एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर आ जाए और मेल्ट बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन वही आइसक्रीम में हमने नमक डाल दिया, इंप्योरिटी मिला दी, अब वो 0 पर नहीं जमेगी, वो किस पर जमेगी? -4 पर हो सकता है, -5 पर हो सकता है, -10 पर हो सकता है। अब वो यहां पर जमी, तो अब उसे पिघलने के लिए क्या सिर्फ 10 कैलोरी चाहिए? नहीं, पहले 0 तक जाने के लिए चाहिए, फिर यहां तक जाने के चाहिए। यानी अब उसे उस स्टेज पर मेल्ट होने के लिए ज्यादा कैलोरी चाहिए, यानी यूं कहें कि अब वो ज्यादा समय तक बची रह सकती है। तो इसलिए आइसक्रीम में इंप्योरिटी मिलाई जाती है नमक वगैरह की, ताकि वो जल्दी से पिघले नहीं। नहीं तो पता चले कि ये बेचने वाले बेच रहे हैं और वहीं पिघल गई वो। समझ में आ गया इनका? दोनों का मीनिंग समझ में आ गया? तो इंप्योरिटीज पर ध्यान रहेगा तो आइसक्रीम याद रह जाएगी कि आइसक्रीम में क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि वो 0 से भी और कम पर जमे। और कम पर जमे इसका मतलब वो ज्यादा हीट लेने के बाद में यहां तक आएगा। ये पहली लाइन किसी को भी अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, कई बार एग्जाम में एग्जाम्पल देगा वो, और एग्जाम्पल को आपको यहां समझना पड़ेगा। यहां सीधा सा एग्जाम्पल किस चीज का देगा? किसी भी चीज को प्रेशराइज करने का एग्जाम्पल देगा। और यहां पेट है आइसक्रीम का, यहां पेट है आइसक्रीम का। अब देखिए सेकेंड लाइन पर आते हैं। सेकेंड लाइन किसकी बात करता है? बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन, संघनन, ये एक ही पॉइंट है। अब ये बात समझ में आई या किसी को डाउट है इसमें भी? ये भी वही पॉइंट है। अगर वो उस तरफ जा रहा है, हीट ले रहा है, तो वही बॉइलिंग पॉइंट है। अगर वो हीट रिलीज कर रहा है तो वही क्या है? कंडेंसेशन है। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो भी ये इंक्रीज होगा, तो भी ये इंक्रीज होगा। रीजन वही, बॉन्ड सॉलिड हो जाएंगे, बॉन्ड क्लोज हो जाएंगे, सेम वाटर के साथ रहेगा। अब वाटर है जो गड़बड़ कहां करता है? 0 से 4 के बीच में गड़बड़ करता है, 0 से 4 के बीच में। लेकिन 4 के बाद तो वही बिहेवियर करता है जो सब करते हैं, तो इसलिए इसका भी वही प्लस रहेगा। यानी इसके बॉन्ड को भी ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। सेम इसके लिए रहता है, तो इसके लिए भी एनर्जी ज्यादा चाहिएगी। और ये क्या होता है आइसक्रीम में, याद रखिएगा, आइसक्रीम में एक स्पेशल करेक्टर है कि आइसक्रीम को या आइस को मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए भी उसमें नमक डाला जाता है, और पिघलने से बचने के लिए भी नमक डाला जाता है। आप यूरोपियन कंट्रीज का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो वहां सीधा सा डाला जाता है कि यूरोप में आइस में, बर्फ में नमक क्यों डाला जाता है? जिससे वो जल्दी मेल्ट हो सके, जिससे वो जल्दी मेल्ट हो सके, क्योंकि इंप्योरिटी की वजह से वो जल्दी टेम्परेचर भी गेन करती है। क्लियर है? तो जमने के लिए भी और उसे मेल्ट करने के लिए भी, दोनों ही कंडीशन में उसमें नमक मिलाया जाता है। तो ये टेबल आपको क्लियर हुई या नहीं हुई? एक टेबल में कई क्वेश्चन बसे हुए हैं। यहां हम बात करें कि प्रेशर इंक्रीज किया किसी और चीज के लिए, यहां प्रेशर इंक्रीज किया वाटर के लिए, और यहां हमने इंप्योरिटीज कोई अशुद्धि मिलाई, तो ये चेंजेस आएंगे। क्लियर है टेबल? आगे बढ़े या यहां तक लिख लें पहले? काफी हो गया यहां तक भी। लिखिए सबसे पहले फेजेस या स्टेजेस ऑफ मैटर या द्रव्य की अवस्थाएं। द्रव्य की अवस्थाएं 3। फर्स्ट लिख लीजिए सॉलिड, ठोस। ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, सीधा पहला सॉलिड, ठोस। सेकंड लिक्विड यानी द्रव, और थर्ड गैस। अब यहां नीचे लिखिए फर्स्ट पॉइंट, वेरी क्लोज बॉन्ड्स, वेरी क्लोज बॉन्ड्स, बहुत ही निकट बंध,
बै, आधा, नय और ध। नेक्स्ट सेकंड में क्लोज बॉन्ड, वेरी क्लोज नहीं, अब क्लोज बॉन्ड, निकट बंध। वहां क्या लिखा था? बहुत निकट, यहां निकट, और यहां पर वेरी लूज बॉन्ड, बहुत कम घना बंध। अब यहां लिखना है फर्स्ट शेप, आकार, आकार कैसा रहता है इसका? फिक्स, फिक्स मतलब स्थिर या निश्चित, निश्चित लिखिए हिंदी में, निश्चित, यानी आकार कैसा रहेगा इसका? निश्चित। इसी तरह लिखिए सेकंड, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन भी कैसा रहेगा इसका? फिक्स, निश्चित। यानी सॉलिड है तो मतलब बॉन्ड कैसे होंगे? वेरी क्लोज बॉन्ड, बहुत नजदीकी बंद होंगे, और इसकी वजह से इनका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स रहेगा। अब सेकंड में, लिक्विड में, लिक्विड में शेप यानी आकार, डैश करके लिखिए, डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ कंटेनर। जिस पात्र में होते हैं उसी का आकार धारण करते हैं, जिस पात्र में होते हैं उसी का आकार धारण करते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा, यानी आयतन निश्चित। थर्ड, शेप, शेप कैसी रहेगी? कंटेनर जैसी, जिस पात्र में रहेगा उस पात्र जैसी रहेगी। और उसी तरह से वॉल्यूम भी कंटेनर पर डिपेंड करेगा कि जैसा कंटेनर होगा उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम या आयतन रहेगा। अब अवस्था परिवर्तन या स्टेज चेंज या चेंज इन द स्टेजेस। अब अवस्था परिवर्तन का, एक तरफ सॉलिड लिख लीजिए, बनाने की बजाय यहां सॉलिड यानी ठोस, इधर द्रव और इधर गैस। अब आप किसके एटम मॉलिक्यूल में देखिए, यहां बिल्कुल क्लोज है, यहां थोड़ा गैप बढ़ गया है और यहां और ज्यादा गैप हो गया है। अब लिखिए इस तरफ से इस तरफ एरो, सॉलिड टू लिक्विड एरो, उसको लिखिए मेल्टिंग या गलनांक। इसका अपोजिट, अपोजिट क्या लिखना है? फ्रीजिंग यानी जमाव, जमाव बिंदु। नेक्स्ट, लिक्विड टू गैस, एवापोरेशन या क्वथनांक, क्वथनांक ऑब्लिक वाष्पीकरण भी लिख लीजिएगा हिंदी में, क्वथनांक ऑब्लिक वाष्पीकरण। इसका अपोजिट क्या हो गया? कंडेंसेशन, संघनन। अब अगर डायरेक्ट चेंज हो जाए, सॉलिड टू गैस, तो उसे क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन।
सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। इसका अपोजिट अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए, डिपोजिशन या एग्जैक्ट वर्ड आएगा निक्षेपण, क्योंकि जमाव जमाव में ऐसा कंफ्यूजन होगा जैसे ये भी जमाव है। निक्षेपण, डिपोजिशन। डिपोजिशन सिंपल सा समझिए, जैसे हमने मिट्टी पानी में मिला दी, थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे कि मिट्टी है जो नीचे डिपॉजिट हो जाती है। इसका मैंने भी आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं देखा है ना, लेकिन कोई ना कोई क्रिटिकल एग्जाम्पल कहीं ना कहीं होगा। ये स्टेज समझ में आ गई, एक दूसरे में चेंज होने की कंडीशन समझ में आ गई। अब आगे बढ़े हम, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलेंगे वो लिखिए, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। a stage a stage which have the pressure of liquid equal to the atmospheric pressure। एक ऐसी अवस्था जिसमें द्रव का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। अब ये एग्जाम्पल अगर आपको ठीक से समझ आ गया तो बारिश होने का कंसेप्ट भी साथ के साथ समझ में आ जाएगा। तो हमें ये बीकर बनाना है, ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब किधर प्रेशर देगा, इसे नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करेगा, और जब इसका प्रेशर बराबर हो जाएगा तो ये आराम से इससे लड़ाई कर सकता है कि अब मुझे रोक नहीं सकता। अब यहां पर जो शिफ्टिंग चलती है वो एक डायग्राम तो ये बना लीजिए, पहला ये बना लीजिए, दूसरा फिर बनाता हूं। आई थिंक मैंने पीपीटी कहीं बना रखी होगी, एक सेकेंड में देखता हूं अगर है तो। हाँ है, फिर अभी नीड नहीं होगी। हम्म, पहले फर्स्ट बना लीजिए। फर्स्ट बना लिया। अब फर्स्ट बना लिया, इसके नीचे आग जला दीजिए, जला दिया आग। अब इसे लिखिए, टेम्परेचर, इस डायग्राम का मतलब है बढ़ाना, इंक्रीज करना। हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, देन उससे क्या चेंज हुआ, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। लिखते चलिए, टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया, उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और इसकी जगह जैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, बल यानी कि अणुओं के मध्य बल, वो क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया, इसकी वजह से क्या बढ़ गया, वेपर प्रेशर
या वाष्प दाब बढ़ गया। डायग्राम में देखिए ये लिक्विड है, लिक्विड को हमने गर्म किया, उसका टेम्परेचर चेंज करने का मीडियम क्या है, हम उसे हीट दें, हमने उसे गर्म किया, गर्म करने के बाद में लिक्विड कैसे फ्लो करता है, ऐसे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर से वापस नीचे शिफ्ट होता है, इस तरह करके। यहां से ऊपर गया तो गर्म हिस्सा ऊपर का हो गया, तो सबसे ज्यादा हीट वाला पार्ट कहां मिलेगा, ऊपर। अब ऊपर वाले को एनर्जी इतनी चली गई कि उसका जो फोर्स है, यानी कि जो यहां ऊपर पानी रहेगा वो गर्म रहेगा, तो गर्म रहेगा तो उसकी क्या है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हाई है। काइनेटिक एनर्जी हाई है तो इसका मतलब बॉन्ड के बीच में फोर्स कम है, मतलब बॉन्ड कमजोर हो गए, तो अब वो टूटने को तैयार है, अब वो उड़ने को तैयार है। तो अब क्या होगा यहां पर, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका खुद के प्रेशर के बराबर हो गया, तो अब वो ऊपर निकल सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे दबाकर नहीं रोक सकता। जैसे आपके घर में आपको मोबाइल की नीड है, अब आपको आपके बापू नहीं दे रहे मोबाइल का पैसा, अब आप खुद अर्न कर लिया आपने, अब खुद अर्न कर लिया तो बापू से रोकने पे नहीं रुको, आप जाओगे दुकान पर और मोबाइल परचेज करोगे, है ना। सेम यही है, अभी तक तो इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबा कर रख रहा था, लेकिन अब इसके ऊपर के हिस्से का प्रेशर इतना हो गया कि अब ये उसके दबाए नहीं रुक रहा है, तो ये चला जाएगा। तो अब यही प्रक्रिया चलती रहेगी, नीचे का पानी गर्म होकर ऊपर आता रहेगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहेगी, वो ऊपर निकलता रहेगा, और इसी तरह से ऊपर निकलते 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 लास्ट में खत्म हो जाएगा पानी। ये प्रेशर रहता है इसका। यहां तक क्लियर हुआ। अब जो वाटर का जो गर्म करने का, या गैस हो या लिक्विड हो, वो इस तरह फ्लो करेगा, और इसी को बोलते हैं संवहन। कन्वेक्शन। दूसरा डायग्राम बना लीजिए, ये छोटा सा डायग्राम, और इसमें लिक्विड का फ्लो दिखाइए। तो ये लिक्विड की जो ये फ्लो है ऊपर की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन या संवहन। कन्वेक्शन का मतलब सिंपल है कि कन्वेक्शन है जो एवोपोरेशन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो रिलेटेड है विंड से, हवा से। तो हवा जो चलती है साइड में, तो वो चलती है हॉरिजॉन्टल, और जो भी लिक्विड होता है या गैस होती हैं, इनको गर्म करने पर ये अपलिफ्ट होती हैं, ऊपर की तरफ उठती हैं। तो जो ऊपर की तरफ उठना होता है, इसको बोला जाता है कन्वेक्शन। तो इसका एवोपोरेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं है ना। यहां तक क्लियर है। ये जो कन्वेक्शन है, ये एक्चुअल में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसके पार्ट में आएगा हमें। तो हम वहां देखेंगे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन दो अलग अलग आएंगे, चालन और संवहन, वो हम आगे भी पढ़ेंगे ये चीजें। अब यहां लिख लीजिए कि प्रेशर और इंप्योरिटीज का इफेक्ट क्या होता है। यानी फोर्स का मतलब बल, और इंप्योरिटीज का मतलब अशुद्धि, सॉरी दाब, हाँ प्रेशर का मतलब दाब होगा, फोर्स हो गया बल, दाब और अशुद्धि का प्रभाव, दाब और अशुद्धि का प्रभाव। यहां लिख लीजिए एक तरफ स्टेजेस या अवस्था। पहला कौन सा है, मेल्टिंग या गलनांक, और दूसरा जमाव बिंदु। यहां इधर बॉइलिंग यानी क्वथनांक, और दूसरा कंडेंसेशन यानी संघनन। यहां दाब में वृद्धि, सब्सटेंस मतलब द्रव्य, कोई भी द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य। इसी तरह से यहां प्रेशर इंक्रीज यानी दाब में वृद्धि, किसमें, वाटर यानी पानी में।
यहां इम्प्योरिटीज इंक्रीज यानी अशुद्धि में वृद्धि किसी भी द्रव्य में। और यहां पर एरो लगाकर लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑफ आइसक्रीम या आइसक्रीम का उदाहरण। बन गई टेबल, आगे बढ़े। अब देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक तापमान किसे बोलते हैं? एक ऐसा टेम्परेचर जिससे ज्यादा अगर हम टेम्परेचर करें तो कितना भी फोर्स लगा लें, हम किसी गैस को लिक्विड में नहीं बदल सकते। यानी ऐसा लास्ट टेम्परेचर जिस पर हम फोर्स यूज करके किसी गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, उससे ज्यादा पर नहीं। उसे क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ गया? मतलब अगर कोई गैस है उसे हम लिक्विड में हम बदल सकते हैं। कब बदल सकते हैं? एक लिमिटेड टेम्परेचर तक। उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर होता है तो मतलब गैस लिक्विड के जो गैस के बीच का जो बॉन्ड है हम उसे कैसे भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक होगा ही होगा। समझ में आया? कि मतलब ऐसा लास्ट टेम्परेचर जहां पर हम किसी गैस को लिक्विड में बदल सकते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर के बियॉन्ड, इस टेम्परेचर से ज्यादा चाहे हम फोर्स कितना भी फिर यूज कर लें, लेकिन उस गैस को लिक्विड में नहीं बदल सकते हैं। उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्लियर है? लिख लीजिए, डेफिनेशन लिखा देता हूं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्रांतिक तापमान, द लास्ट टेम्परेचर या हाईएस्ट टेम्परेचर at which we can convert a gas into liquid but beyond this temperature we cannot convert a gas into liquid we can beyond this temperature we cannot convert a gas into liquid, doesn't matter how much force is applied, doesn't matter how much force is applied। वह अधिकतम तापमान जिस पर दाब द्वारा, वह अधिकतम तापमान जिस पर दाब द्वारा किसी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में जो मैंने लिखा है सेंटेंस, वो फर्स्ट सेंटेंस में शायद बाय प्रेशर नहीं लिखा है वर्ड, है ना? तो उसमें बाय प्रेशर लिख लीजिए। हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच वी कैन कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू गैस बाय प्रेशर, गैस इनटू लिक्विड बाय प्रेशर लिख लीजिए। वह उच्चतम तापमान जिस पर दाब द्वारा हम किसी गैस को किस में बदल सकते हैं? द्रव में बदल सकते हैं, किंतु इससे अधिक तापमान पर हम कितना भी दाब लगाएं
लेकिन किसी द्रव गैस को द्रव में नहीं बदल सकते। अब हमने दो तरह के टेम्परेचर के अलग से नाम पढ़े हैं, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर और एक क्रिटिकल टेम्परेचर, परम शून्य ताप और क्रांतिक ताप। दोनों में क्या फर्क है? क्या क्रिटिकल टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है? नहीं है, हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं है, इससे ज्यादा टेम्परेचर हो सकता है। ये हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं है, बस ये हाईएस्ट टेम्परेचर गैस को लिक्विड में बदलने की बात पर है बस, है ना। वैसे हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं है, इससे ज्यादा टेम्परेचर हो सकते हैं। लेकिन लोवेस्ट टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य ताप, वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जो कि पॉसिबल नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है वो? माइनस 273.15 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए, यहां आता है ऊष्माधारिता या हीट कैपेसिटी, और यहां आता है स्पेशल हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता। इनमें कोई खास फर्क नहीं है, बस हम एक को जनरल वे में बात करते हैं और एक के लिए स्पेशल स्केल की बात करते हैं। फर्स्ट, ऊष्माधारिता कैपेसिटी, मतलब किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए, सिंपल वे में उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी हीट कैपेसिटी। उसकी हीट कैपेसिटी, किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या टेम्परेचर में चेंज करने के लिए जो एनर्जी हम देंगे, जो हीट हम देंगे, उसे क्या बोलेंगे? उसकी हीट कैपेसिटी। अगर वही हीट कैपेसिटी के लिए हम प्रॉपर यूज करें कि एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए इंक्रीज करना हो तो उसे कितनी हीट देंगे, तो देन उसे क्या बोलेंगे हम? स्पेशल। मतलब यहां हमने जनरल वे में बात की और यहां हमने स्पेसिफिक स्केल यूज कर लिया, उसे बोलेंगे। अब देखिए, एक कैलोरी, एक कैलोरी एनर्जी किसे कहेंगे? घूम गए हैं, आंखें घूमने लगी है ना, है ना। एक कैलोरी एनर्जी किसे बोलेंगे हम? वाटर के लिए बहुत सटीक एग्जांपल है। किसी लिक्विड का, या हम पानी इस्तेमाल करेंगे यहां, पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसे 1 कैलोरी बोलते हैं। यानी इसका दूसरा मीनिंग है कि पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होती है? 1 कैलोरी। यानी अगर हमने पानी का टेम्परेचर 10 से 20 कर दिया और सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करना है, तो हमें कितनी कैलोरी एनर्जी देनी पड़ेगी? 10 कैलोरी। समझ में आ गया? अब इसी के लिए एक स्पेशल, जैसे हमने यहां नॉर्मल बात की, हमने यहां नॉर्मल बात की कि पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर दें तो हम उसे क्या बोलेंगे? 1 कैलोरी एनर्जी बोलेंगे। अब इसकी तरह हम स्पेशल बात करें तो हम स्पेशल बात करें कि पानी का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करें तो हम उसे बोलेंगे 1 कैलोरी एनर्जी। क्लियर है? तो 1 कैलोरी किसे बोलेंगे? जो पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दे। अब उसमें भी अगर स्पेशल कंडीशन दे रखी है तो टेम्परेचर का डिफरेंस ये रहेगा, 14.5 टू 15.5। बात वही है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन स्पेशल टेम्परेचर यहां दिया हुआ है। तो अगर जनरल वे में बात करें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमें 1 कैलोरी एनर्जी चाहिएगी। यानी 0 डिग्री से 100 डिग्री ले जाने के लिए हमें कितनी कैलोरी चाहिएगी? 100 कैलोरी चल रही। क्लियर है? तो लिखिए, हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, द अमाउंट ऑफ हीट needed to change the temperature of a substance। लिख रहे हो बेटा कुछ? वैसे ही समझने के लिए।
देन स्पेशल हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। यहां हम यूनिट की बात कर लेंगे। हीट रिक्वायर्ड, कितनी हीट रिक्वायर्ड इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर किसका, अ यूनिट मास बाय 1 यूनिट, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 ग्राम किसी वस्तु का बढ़ाने के लिए, या वस्तु नहीं, हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, पानी का बढ़ाने के लिए जो तापमान चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब हम लिखेंगे कैलोरी, लिखिए कैलोरी। अब इसके हम 2 स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, फर्स्ट, हीट रिक्वायर्ड या एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ वाटर। जल का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा या ऊर्जा क्या होगी, 1 कैलोरी होगी। अब इसी की स्पेसिफिक डेफिनेशन हम सेकंड लिखेंगे। हीट या एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, to increase the temperature of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। जल का तापमान 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहते हैं। अब यहां ये तो कंफ्यूजन नहीं है या भूलने का डर तो नहीं रहेगा कि पानी का हम जितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं मतलब हम उतनी ही कैलोरी यूज करते जा रहे हैं लगातार। अब हम इसका अपोजिट बात करें कि अगर हम पानी को ठंडा करते जा रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम करते जा रहे हैं, तो मतलब जितना डिग्री टेम्परेचर हम कम करते जा रहे हैं उतनी ही कैलोरी एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं, उसमें से लॉस करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। समझ में आ गया दोनों साइड। आगे बात करें, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। अब ये गुप्त ऊष्मा क्या होती है वो समझिए। जब हम किसी मैटर की, सब्सटेंस की स्टेज चेंज करते हैं, स्टेज चेंज करते हैं, अवस्था, स्टेज कितनी है, 3 स्टेज हैं। जब भी हम उसकी कोई स्टेज चेंज करते हैं तो उस समय उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बल्कि वो एनर्जी है जो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहता है, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। यानी कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए टेम्परेचर 1 कैलोरी चाहिए, लेकिन टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होगा और वो कैलोरी खाता जाएगा, कैलोरी लेता जाएगा। अब वो कैलोरी किस लिए ले रहा होता है लगातार, स्टेज चेंज करने के लिए, स्टेज चेंज करने के लिए, मतलब उसके सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, तो उसके लिए जो हीट वो ले रहा होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता है। अभी हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा कब होगा, जब हम उसे कैलोरी दे रहे होते हैं। तो मतलब कैलोरी दी तो मतलब डेफिनेटली उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा अगर स्टेज चेंज हो रही है तो जहां भी स्टेज चेंज होगी वहां पर वो कैलोरी हम देते रहेंगे, लेकिन वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। तो वो कैलोरी कहां गई, वो स्टेज चेंज करने के लिए यूज हो गई, और उसी को बोलते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। समझ में आ गया। तो मतलब वो गुप्त है, गायब हो गई है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है, तो हमें लगता है कि गायब हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रही है, लेकिन वो होती है। तो वो किस चीज में यूज होती है, उसे स्टेज चेंज करने के लिए। अब इसके स्केल देखिए अलग अलग। यहां आप देख रहे हैं जूल पर केजी, जूल पर केजी, और यहां आप देख रहे हैं कैलोरी पर ग्राम।
तो कैलोरी है जो किस में यूज हो रहा है, ग्राम में, तो ग्राम में यूज हो रहा है, तो कैसा स्केल होगा ये, सीजीएस, सीजीएस। और ये ग्राम किलोग्राम यूज हो रहा है, तो इसका मतलब एसआई या एमकेएस, एसआई या एमकेएस स्केल। अब यहां सिंपल सा इस्तेमाल कीजिएगा, हमने इससे पहले इस्तेमाल कर चुके हैं हम कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो क्या हमें कैलोरी को डायरेक्ट 4.2 से मल्टीपल कर देना चाहिए? अगर उसमें, हाँ याद रखिएगा, अगर हमें क्वेश्चन में कहीं भी किलोग्राम या ग्राम की बात नहीं की गई है, तो हमें सीधा सा पूछा है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो हमें 4.2 लिख देना, या 4.2 उसका एग्जाम्पल मान लेना है आंसर। लेकिन अगर कन्वर्ट करने की कंडीशन आती है तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये किस में है, ग्राम में है, यानी इसको पहले हमें किलो में बदलना पड़ेगा। तो किलो में बदलने के लिए क्या करना है, 1000 से मल्टीपल करना है, 1000 से मल्टीपल करना है। तो अब ये 1 कैलोरी ना होकर क्या हो गई, 1000 कैलोरी हो गई, 1000 कैलोरी हो गई, तो अब वो क्या किलोग्राम हो गया, लेकिन अभी जूल में बदलना है, तो 1000 को 4.2 से मल्टीपल करना है, तो तब वो आएगा इतना जूल पर किलोग्राम में। ये चीज समझ में आ गई। अब इन दोनों को मैं अभी यहां छोड़ रहा हूं, आगे समझते हैं, आगे समझकर फिर वापस इस पर लौटेंगे। अब ये स्टेज देखिए, यहां आइस है, ये लिक्विड है वाटर, और यहां वेपर है यानी जलवाष्प। स्टेज चेंज हो रही है। अब जब हम आइस को चेंज करते हैं लिक्विड में, तो वो 80 कैलोरी एनर्जी खा जाता है, 80 कैलोरी एनर्जी यूज कर लेता है उस स्टेज को चेंज करने में। होना तो चाहिए था 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां, क्योंकि 80 कैलोरी में 1 कैलोरी में 1 डिग्री, लेकिन देख लो 80 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड के बराबर ये यहां हीट खा जाता है। समझ में आ गया। तो स्टेज चेंज करने के लिए लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा पूछा जाता है क्वेश्चन कि बर्फ को पिघलाने के लिए, या आइस की मेल्टिंग के लिए, या आइस के गलनांक के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा छुपी होती है उसमें, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। अब इसको यहां छोड़ दीजिए, अब यहां आ जाते हैं। अब उसे वेपर में बदलने के लिए, जल वाष्प में बदलने के लिए, क्वथनांक के लिए कितनी चाहिए होती है, 540। यानी कि पानी जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0 से और 100 के बीच में, यहां से यहां तक कितना कैलोरी चाहिएगी इसे, 100 कैलोरी चाहिएगी। सेम स्टेज पर 1 डिग्री टेम्परेचर पानी का बदलने के लिए कितनी चाहिए, 1 कैलोरी। तो यहां से यहां तक किसी चाहिएगी 100 कैलोरी, और यहां से यहां सिर्फ बदलने के लिए ये 540 खा जाएगा, 540 खा जाएगा। अब यहां 2-3 तरह के क्वेश्चन हैं, उन्हें समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए, या आइस को मेल्ट करने के लिए, गलाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। अब बात करता है 0 to 100 जाने के लिए कितनी कैलोरी चाहिएगी, 100 कैलोरी। अब वाटर को वेपर या जल वाष्प में बदलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, 540। अब इन तीनों में से यहां 540, यहां 80 और यहां 100, इनमें से लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कौन कौन सी है? ये गुप्त ऊष्मा नहीं है, क्योंकि ये स्टेज चेंज नहीं कर रही है, तो लिक्विड लिक्विड में चल रही है पूरी यहां से। तो या तो ये है और या ये है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि एक आइस क्यूब को वेपर में बदलना है, जलवाष्प में बदलना है, तो टोटल कितनी कैलोरी एनर्जी चाहिएगी? तीनों को हम ऐड कर देंगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है किसी पानी को जलवाष्प में बदलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिएगी, 540। ये क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। तो मतलब लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कौन सी है, जो एनर्जी तो एब्जॉर्ब करेगा लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा, टेम्परेचर की जगह क्या करेगा,
स्टेज चेंज कर देगा, स्टेज चेंज कर देगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। अब आप याद करिए, पानी, गर्म पानी से ज्यादा हाथ गैस से जलता है। कभी चूल्हे से निकलती हुई गरम गरम रोटी से कभी उंगली घुसा कर देखिएगा, है ना? तो जो वेपर होती है, जलवाष्प जो होती है, यहां आप गौर करके देखिए, यहां इसके पास कितनी कैलोरी है? 80 कैलोरी प्लस 100 कैलोरी, 180। और यहां देखिए उसके पास में गैस के पास कितनी ज्यादा है। तो जब भी क्वेश्चन कहीं अगर आता है कि भाप से, वेपर से हाथ ज्यादा जलता है, भाप की बात कर रहा हूं, स्टीम की बात कर रहा हूं मैं, है ना, गैस की बात नहीं कर रहा हूं। वेपर किसकी? पानी की, जलवाष्प। तो जलवाष्प से ज्यादा हाथ जलता है बजाय पानी के। तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा की। तो उसकी गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ज्यादा होती है, इसलिए जलता है। अब वापस पिछली स्लाइड पर आते हैं। टोटल लेटेंट हीट कितनी होती है पानी की? टोटल अगर हम हीट, सॉरी लेटेंट हीट ना बात करें, टोटल हीट की बात करें तो कितनी होती है? 720, 80 स्टेज चेंज करने के लिए, 540 स्टेज चेंज यहां चेंज करने के लिए, और 100 इससे इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। क्लियर हो गया? अब उसी तरह से लेटेंट हीट और वेपराइजेशन यानी वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा कितनी है? 540 है, हम पढ़ चुके हैं। अब ये 540 क्या है? कैलोरी पर ग्राम, कैलोरी पर ग्राम। तो कैलोरी को जब भी हम काउंट करेंगे तो किस में करेंगे? पर ग्राम में। अब हम इसे किस में बदलना है? जूल में बदलना है। तो मैंने पहले बताया, सबसे पहले ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 540 को 1000 से मल्टीपल कर देंगे, 1000 से। तो अब ये क्या हो गया? कैलोरी पर किलोग्राम, कैलोरी पर किलोग्राम। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? जूल में कन्वर्ट करना है। तो 4.2 से मल्टीपल कर देंगे। तो 4.2 से मल्टीपल कर देंगे तो लास्ट में 2.26 इंटू 10⁵ आ जाएगा। 3 तो ये हो जाएंगी, और जो ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं इनको हटा दीजिए तो 2 इनकी 0 आ जाएंगी। तो इस तरह करके कैलोरी को जूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैलोरी हमेशा किस में रहेगा? पर ग्राम में, और जूल किस में रहेगा? पर किलो में रहेगा। अगर हमें कन्वर्ट करना है तो पहले कैलोरी को 1000 से मल्टीपल करके ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर 4.2 से मल्टीपल करना है, तब वो एक्चुअल जूल में आएगा। यहां तक क्लियर है? लिखिए, लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा द एनर्जी या हीट the energy oblique heat which is required to change in the stage, which is required to change in the stage but it do not change the temperature of matter or substance। हिंदी में लिखिए, किसी द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी द्रव्य की अवस्था परिवर्तन के लिए जो ऊष्मा आवश्यक होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इससे ताप में वृद्धि नहीं होती है। फर्स्ट चीज क्लियर हो गई। अब इसकी यूनिट, मात्रक या इकाई लिखिए। मात्रक या इकाई क्या है? जूल पर केजी, और सेकंड किस में है?
कैलोरी पर ग्राम, एरो लगाकर लिख लीजिए। ये सीजीएस सिस्टम पर काम करता है, यानी सीजीएस पद्धति। और ये एसआई पद्धति या एसआई सिस्टम। अब यहां से छोड़ करके इस पर आइए। अब ये डायग्राम बनाइए। एक तरफ आइस बर्फ लिख लीजिए, बीच में लिक्विड। अब लिक्विड के बीच में गैप दीजिएगा इस तरह से, ताकि 0 से हमें 100 तक शो करना है। और उसके बाद में वेपर या जल वाष्प। इस स्टेज को चेंज करने के लिए कितनी कैलोरी? 80 कैलोरी। देन यहां लिखना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां मेंशन कीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जाने के लिए 100 कैलोरी। देन लिक्विड से वेपर में जाने के लिए 540 कैलोरी। अब इसे लिखिए ऊपर, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी, 80 कैलोरी। इसे लिखिए, लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब देखिए, यहां तक हमने इस रूट में चले हैं हम। अब इसका अपोजिट रूट हो सकता है कि अगर हम 540 एनर्जी रिलीज कर दें गैस में से, तो हम किस में आ जाएंगे? लिक्विड में आ जाएंगे। फिर हम 100 कैलोरी लूज कर दें तो हम 0 पर आ जाएंगे। फिर हम 80 डिग्री लूज कर दें तो हम किस पर आ जाएंगे? आइस पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो अब इसका अपोजिट रूट लिख लीजिए इसी तरह से। अब यहां जो आपने लिखा था ना 80 कैलोरी, तो या तो ऐड वर्ड लिखिए या प्लस लिखिए। प्लस 80 कैलोरी। इधर यहां भी ऐड या प्लस 540 कैलोरी। अब यहां इसी तरह से कंडेंसेशन या संघनन की गुप्त ऊष्मा। कंडेंसेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन या संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या होगा? रिमूव 540 कैलोरी या माइनस 540 कैलोरी। फिर इसी तरह से कूलिंग, ठंडा करने की, यहां भी क्या होगा? -100 कैलोरी रिलीज करनी है हमको। फिर इसके बाद फ्रीजिंग के लिए, जमाव के लिए, जमाव की गुप्त ऊष्मा कितनी होगी? फिर वही 80 कैलोरी होगी माइनस की। अब इसका मीनिंग यह है कि वो मेल्टिंग दे या फ्रीजिंग दे। मेल्टिंग दे या फ्रीजिंग दे, दोनों पर एनर्जी कितनी आएगी? 80 कैलोरी। अब वही डायरेक्शन का फर्क है। एक में हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक में हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो हम
माइनस की तरफ जा रहे हैं। सेम यहां पर एवोपोरेशन यानी वाष्पन की और कंडेंसेशन यानी कि संघनन की। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा हो या संघनन की हो, दोनों ही सेम है 540 कैलोरी। यहां तक क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, छूटना नहीं चाहिए, है ना। अब वापस आते हैं लास्ट स्लाइड पर। तो अब ये तो मुझे लिखाने की नीड नहीं है, तीनों का टोटल आप कर सकते हैं, उस साइड भी और इस साइड भी। अब टेम्परेचर अगर बीच बीच की लिक्विड की बात कर रहा है, याद रखना है अगर स्टेट चेंज नहीं करने की बात कर रहा है तो हम लेटेंट हीट का कोई काम नहीं है, लेटेंट हीट का कोई काम नहीं है। अगर वो बोलता है कि हमें पानी को 40 डिग्री से 50 डिग्री करना है तो कितनी कैलोरी चाहिए, तो वहां दिमाग मत लगा लीजिएगा लेटेंट हीट का। याद रखना है स्टेट चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। स्टेट चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब सिंपल है, 1 डिग्री इक्वल टू 1 कैलोरी, है ना। तो मतलब 40 से 50 10 डिग्री तो 10 कैलोरी बस, ठीक है। अब ये एवोपोरेशन की ये भी लिख चुके हैं हम, अब हमें कन्वर्ट करना है बस इससे। तो ये लिख लीजिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या कंडेंसेशन, गलन सॉरी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या संघनन की गुप्त ऊष्मा, एक ही बात है। हम इसे कैसे लिखेंगे? कैलोरी में अगर हम लिखेंगे तो उसे लिखेंगे 540 कैलोरीज पर ग्राम, 540 कैलोरीज पर ग्राम एंड या और 2.26 इंटू 10 टू पावर 5, 2.26 इंटू 10 टू पावर 5 जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। और नीचे ब्रैकेट में मेंशन कीजिए 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े। अब हम वही बात कर रहे हैं एवोपोरेशन की। तो एवोपोरेशन यानी वाष्पीकरण का एक कंसेप्ट, एक एंगल हमने देख लिया था। एक एंगल ये है कि इसका लिक्विड का प्रेशर कितना हो जाए, एनवायरमेंट एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए, यानी वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो ये किस में बदलने लग जाएगा? भाप में बदलने लग जाएगा। इतना समझ लिया। ये भी समझ लिया कि इसी तरह से लिक्विड ऊपर उठेगा, उसे क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन, संवहन बोलेंगे। उसकी एनर्जी कौन सी बढ़ेगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से फोर्स इनके बीच में जो लग रहा है बॉन्ड के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगा, काम हो जाएगा। यहां तक तो हमने पढ़ लिया। अब देखिए जो हमने डायग्राम बनाया उसमें नीचे हीट देते हुए दिखाया था, हीट दे रहे थे हम, तो हीट देने पर वो इंक्रीज हो रहा था। यहां कहीं हीट आपको दिखाई दे रही है? नहीं दे रही। इसका मतलब अगर हम किसी लिक्विड को, हम पानी की बात करें, अगर हम पानी को गर्म नहीं कर रहे हैं, गर्म नहीं कर रहे हैं मतलब उसे हीट नहीं दे रहे हैं, तो भी वो स्टेट चेंज कर सकता है अपनी ही एनर्जी से, अपनी ही एनर्जी को वो यूज करके चेंज कर सकता है। जैसे आपने ग्लास पानी का भर के आप बिल्कुल बंद कमरे में रख दीजिए और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ग्लास में पानी कम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भूत उसे पी गया है ना। हुआ क्या है? वेपर, वो पानी है जो भाप में बदल गया है। क्या आपने उसे कोई हीट दी? नहीं दी, वो फिर भी बदल गया। अब आप गर्मी के दिन याद कीजिए जो आजकल है, बहुत तेज गर्मी। अब बहुत तेज गर्मी में से ऊपर जो टैंक रखा होता है, टंकी, उसमें से सीधा पानी गर्म आता है। तो नहाने के लिए क्या यूज किया जाता है? बाल्टी में भरकर पानी रख दिया जाता है और वो हमें ऑटोमेटिक ठंडा मिलता है सुबह। क्या हमने उसे ठंडा किया था? नहीं किया। फिर वो कैसे ठंडा हो गया? सोचने की बात है ना कि हमने पानी भरकर रखा और उसी तरह पानी भरा हुआ टैंक में रखा है, तो टैंक का तो गर्म है लेकिन बाल्टी का ठंडा हो गया। वो कैसे हो गया? वो यही कंसेप्ट है। हर स्टेज पर मैंने बताया कि पानी के अंदर स्पेशल करैक्टर है और वो हर स्टेज पर वेपर में बदलता है, भाप में बदलता है।
यानी हर स्टेज पर वो अपने ही अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, अपने ही अंदर अणु हैं, उनकी एनर्जी को लेता रहेगा और लेता रहेगा और स्टेज चेंज करता रहेगा, लेता रहेगा और स्टेज चेंज करता रहेगा। यानी कितनी कैलोरी लेगा, कितनी कितनी कैलोरी लेगा स्टेज चेंज करने के लिए? 540। लिक्विड से गैस में बदल रहा है, लेटेंट हीट अभी तो पड़ा है। 540 कैलोरी गैस वो लेगा एनर्जी। अब 540 कैलोरी एनर्जी उसने ली अपने ही अंदर से, और वो किस में बदल गया, वेपर में। तो जो वेपर में उड़ने वाला था वो उड़ गया। तो अब नीचे वालों के पास एनर्जी ज्यादा बची या कम? कम हुई ना इनके पास। तो यानी टेम्परेचर बढ़ा के कम हुआ, कम हुआ, और इसीलिए बाल्टी का पानी ठंडा हो जाता है। आया समझ में? मतलब हर स्टेज पर ये अपने बाकी मॉलिक्यूल से एनर्जी लेगा और वापस भाप में बदलता रहेगा। अब भाप में बदला रहेगा तो कितना कैलोरी लगातार कम होती चलेंगी, उसकी एनर्जी कम होती चलेगी और वो ठंडा होता चलेगा। इसीलिए बॉडी पर जब पसीना आ रहा होता है, बॉडी पर जब पसीना आ रहा होता है और जब वो पसीना सूखता है, या यूं कहें कि उस समय जब हमारी बॉडी पर पसीना है तो एसी की हवा ना हो, सिंपल पंखे की गर्म हवा भी अगर हमें मिल रही है तो अभी हमें ठंडा फील होता है। जबकि गर्म हवा है तो ठंडा फील क्यों हो रहा है हमें? क्योंकि अब वो पानी उड़ेगा। अब वो पानी उड़ेगा तो एनर्जी लेकर उड़ेगा, तो एनर्जी लेकर उड़ेगा तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन करेगा वो, तो हमारी बॉडी को ठंडा फील होता है। समझ में आ गया? पहली स्टेज हमने पढ़ी थी जब हम उसे गर्म कर रहे हैं, हम खुद उसे पानी को एनर्जी दे रहे हैं। अब हमें यहां एनर्जी नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये खुद खुद क्या है, अपने अंदर से एनर्जी ले रहा है। तो जब अपने अंदर से एनर्जी लेगा तो क्या होगा, हीट कम होगी इसकी, और इसकी वजह से ये ठंडा होगा, तो हमें ठंडा महसूस होता है। ये समझ में आ गया? तो अब चाहे पसीने का हो, बाल्टी का पानी ठंडा करने का हो, कोई भी एग्जाम्पल हो वो इस पर बेस्ड होगा। लिखें, लिखिए। इवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग, वाष्पीकरण से तापमान में कमी या ठंडक। अब देखिए, ये सारा प्रोसीजर तो हम उस टॉपिक में पीछे पढ़ चुके हैं कि कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, कैसे कैसे निकलेगा, वो सारी चीजें। बस यहां पर कंडीशन क्या है, वहां हम हीट कर रहे थे और यहां हम हीट नहीं कर रहे हैं, ये खुद हीट ले रहा है अपने आप से। तो लिखिए, when the water changes into vapor without having heat from the other source, it uses itself या energy of itself so the after evaporation it loses the temperature and feels cool। हिंदी में लिखिए, जब पानी बिना किसी बाह्य स्रोत के जब पानी बिना किसी बाह्य स्रोत से ऊर्जा लिए भाप में बदलता है, तो इसकी ऊष्मा या तापमान में कमी आती है,
जिससे ठंडक महसूस होती है। अब आपने कभी फ्रीजर देखा है? फ्रिज में फ्रीजर होता है। फ्रीजर कुछ ऐसा ही तो बॉक्स होता है। अब आप इसकी सारी बर्फ जो लगी होती है इसमें, सारी आइस, उसे मेल्ट कर दीजिए, पिघला दीजिए, फ्रिज को खाली कर दीजिए, और यहां बीचों बीच एक बाउल, एक कटोरा भरकर पानी का रख दीजिए। कटोरा पानी का भरकर रख देंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर कुछ बर्फ निकल लटक जाएगी। ये क्यों होती है? ये पानी का स्पेशल करैक्टर है कि वो हर टेम्परेचर पर, इवन जब वो बर्फ में बना हुआ है, वो तब भी वेपर में बदलता रहता है। और इसी वजह से जो वेपर ऊपर उठती है वो बर्फ में जमती चलती है। तो मतलब पानी के अंदर स्पेशल करैक्टर है, और इसीलिए ये शायद प्रकृति ने सही से एडजस्ट किया है। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिखिए, अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। पसीना सूखने पर ठंडा ठंडा फीलिंग, है ना। इसी तरह से बाल्टी नहाने के लिए पहले घर में रख दी जाती है। आगे बढ़े। अब देखिए, ये बारिश का सिस्टम देखिए। ये बारिश का सिस्टम भी इसी थ्योरी पर काम करता है। पानी है, समुद्र का पानी है, गर्मी पड़ी, सूरज, गर्मी पड़ी तो क्या बदलेगा? ये वेपर में बदलेगा। अब भाप किधर उठेगी? ऊपर की तरफ उठेगी। ये भाप ऊपर उठ रही है। ऊपर जाने के बाद में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, विद इंक्रीज्ड एल्टीट्यूड, टेम्परेचर क्या होता है? कम होता चलता है। जब टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब क्या है? जो ये एनर्जी 540 कैलोरी लेकर आ रहा था, अब ये उसे रिलीज करने लग जाता है। ऊपर पहुंचते पहुंचते ये कम करने लग जाता है, एनर्जी इसकी निकलती जाती है। तो एनर्जी जब निकलती जाएगी तो वापस किस में आ जाएगा? ये पानी की फॉर्म में, वाटर फॉर्म में आ जाएगा। तो वाटर फॉर्म में आ गया तो बादल बन गए, वाटर फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है? मूवमेंट किसके बीच में? किसके बीच में? ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद में क्या होगा? इसका टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर डाउन होता जाएगा टेम्परेचर। तो कितना भी टेम्परेचर इसका बढ़ ले, इतना टेम्परेचर इसका इंक्रीज नहीं हो सकता जितना डिक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या होता है? डिफरेंस, टोटल डिफरेंस। अगर किसी चीज को हम हीट कर रहे हैं और वो उससे फास्ट कूलिंग कर रहा है, तो क्या होगा? फाइनल रिजल्ट क्या होगा? हीटिंग या कूलिंग? कूलिंग होगा। तो इस वजह से ये कूलिंग हो जाएगा। कूलिंग होने के बाद में अब ये किस फॉर्म में बदल गया? बादलों के फॉर्म में। अब बादल में, क्लाउड में इतना वेट हो गया कि अब वो उसे बियर नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते, पानी भर गया है। तो वो पानी कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और वो पानी नीचे आ जाएगा तो उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या वर्षण। वर्षा होती होती ना, फिर ये वापस बहता हुआ रिवर से फिर यहां आ जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। तो प्रकृति ने जो चीजें एडजस्ट की हैं वो बेस्ट एडजस्ट की हैं। अब हम लोगों के यहाँ अगर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि अगर बारिश, गर्मी नहीं पड़ेगी तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होगी। अगर हमारे यहाँ गर्मी नहीं पड़ती है तो बारिश नहीं हो पाएगी। तो अगर इसका एंजॉय करना है तो इसे झेलना पड़ेगा। ये डायग्राम समझ में आया? अगर आप में से किसी को बनाना है तो बना लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ें।
बना लीजिए, वैसे नुकसान नहीं करती है नॉलेज जो। सीधा सा बस यहाँ ओशियन दिखा दीजिए, ऊपर वाष्पीकरण, कूलिंग, सॉरी कंडेंसेशन, संघनन, क्योंकि एनर्जी लॉस कर दिया इसने, संघनन हो गया। जब आप फिजिक्स पूरी पढ़ लेंगे तो आपको दुनिया में हर चीज फिजिक्स से होती दिखाई देगी। आगे बढ़ा जाए। ये सजाने का काम घर कर लीजिए, बस नाम नाम लिख लीजिए अभी तो। अब देखिए, इवोपोरेशन या वाष्पीकरण हो रहा है, तो वाष्पीकरण क्या सभी कंडीशंस में सेम होगा? उसे कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। तो वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला, टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण, इवोपोरेशन कम होगा या ज्यादा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा यानी उससे ज्यादा हीट मिलेगी, ज्यादा कैलोरी मिलेंगी, और ज्यादा कैलोरी मिलेंगी तो क्या होगा? वो जल्दी भाप में बदल जाएगा। तो सीधा सा टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? प्लस है तो प्लस है, ये माइनस है तो ये माइनस है। मतलब ज्यादा हीट तो ज्यादा वेपर, कम हीट कम वेपर। सरफेस एरिया, वाटर बोतल, वाटर बोतल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है और एक थाली है, उसमें 1 लीटर पानी भरा हुआ है। दोनों में से सबसे पहले वेपर में कौन बदलेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है और बोतल के पास जो माउथ है उसका उतना एरिया ही है। तो वेपर कहां से बन सकता है? जो काइनेटिक एनर्जी, जो हीट सबसे ऊपर निकल कर जाएगी, वो किसकी निकल सकती है? ऊपर वाले पार्ट की। तो ऊपर जो थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं वो ही निकल सकते हैं। और जबकि थाली में बहुत ज्यादा एरिया है, तो ये सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है। यानी सरफेस एरिया ज्यादा तो वेपर भी ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो वेपर भी कम। नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। क्या होता है ये आर्द्रता? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या होती है? जो हमारे चारों तरफ हवा है उसमें पानी की मात्रा कितनी है, यानी परसेंटेज ऑफ वाटर या परसेंटेज ऑफ वेपर हमारे चारों तरफ कितना है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। अब आप याद कीजिए, गर्मियों में हमारे चारों तरफ जो हवा होती है वो ड्राई होती है, सूखी होती है, मतलब उसमें पानी कम होता है। पानी कम होता है, इस वजह से कपड़ा तुरंत सूख जाता है। अब बारिश के दिन याद कीजिए, बारिश के दिनों में हमारे चारों तरफ वेपर ज्यादा होती है, तो ज्यादा होती है तो हमारे कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं। अब सिंपल सा समझिए कि हमारे चारों तरफ हमने एक थाली में भरकर पानी रख रखा है, ऊपर से सूरज की रोशनी भी है, लेकिन दिन बारिश के हैं। तो अब क्या है, एनवायरमेंट में ही इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है कि वो जरूरत, अगर धूप पड़ेगी गर्मी की तो सबसे पहले ह्यूमिडिटी गायब होगी ना, वो थाली के पानी को थोड़ी गायब होने देगी। तो मतलब अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो वेपर कम होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो वेपर ज्यादा होगा। समझ में आ गया? तो यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा तो वेपर कम, ह्यूमिडिटी कम तो वेपर ज्यादा। ये चीज समझ में आ गई? तो हमारे कपड़े सूखने का कंसेप्ट हो कि बारिश के दिनों में कपड़े कम सूखते हैं और गर्मियों में जल्दी सूख जाते हैं, या बारिश के दिनों में आप एसी चलाकर देखिए और बाहर बाल्टी भर जाएगी पानी से। एसी इतना पानी फेंकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा होता है। क्लियर है? अब देखिए विंड स्पीड, हवा की स्पीड। गर्मियों में हम एक कमरे में बैठे और पंखा बंद कर दें, है ना? दूसरी कंडीशन में हम गर्मियों में कमरे में बैठे और हम पंखा चालू रखें, तो हमें पंखे से ठंडक फील क्यों होती है?
मतलब आराम क्यों महसूस होता है कि पंखा चला दिया तो गर्मी दूर हो गई? क्या पंखा गर्मी दूर करने का काम करता है? नहीं करता। वो टेम्परेचर को, यानी वहां हीट है, उसे शिफ्ट करने का काम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पंखा नहीं चल रहा है और मैं बैठा हुआ हूं, तो मेरी बॉडी से जो हीट निकल रही है वो किस स्पीड से जाएगी? जिस जनरल स्पीड से वो हाई टेम्परेचर से लो की तरफ मूव करती है। लेकिन अगर पंखा चल जाए, यानी वहां हवा की स्पीड बढ़ जाए, तो जो टेम्परेचर मेरी बॉडी के आसपास था वो स्पीड से दूर चला जाएगा, तो मेरी बॉडी के टेम्परेचर कम हो गया। और टेम्परेचर का और स्लोप का सेम कंसेप्ट है। ये देखिए, एक ये स्लोप है, एक बॉल यहां रखी है, और एक स्लोप ये है, एक बॉल यहां रखी है। कौन सी बॉल स्पीड से जाएगी? ये जाएगी, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है। अब इसी तरह से एक स्पेस ए है और एक स्पेस बी है। यहां पर 37 डिग्री टेम्परेचर है और इसके बगल में 35 है। दो पास पास हैं, ये समझिए कि 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, और एक तरफ 37 है और एक तरफ 20 है। अब बताइए, टेम्परेचर या हीट सबसे ज्यादा तेज स्पीड से किस में भागेगी? जहां डिफरेंस ज्यादा है वहां पर। तो पंखा क्या करता है, जो मेरे बगल में जो टेम्परेचर 35 था उसे कम कर देता है। तो अब क्या होगा, मेरी बॉडी के जो हीट निकलनी है वो स्पीड से दूर चली जाएगी, तो इसलिए हमें ठंडा फील करता है। तो मतलब विंड स्पीड, तो हवा की स्पीड अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। वहां पर जो जितनी भी नमी है उसे दूर कर देगा। तो देखिए, हाई होगा विंड की स्पीड, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? हाई होगा। और ये लो है तो इवेपोरेशन भी लो होगा। ये चीज समझ आई या नहीं है? तो वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, उसको इफेक्ट करने वाले चार फैक्टर हैं: टेम्परेचर, उसके अलावा सरफेस एरिया, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। क्लियर है? लिखें। अ, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। टेम्परेचर, तापमान। अब देखिए, अगर आप अपनी लैंग्वेज में कुछ स्पेशल लिखना चाहें तो लिखिए। मैं तो शॉर्टकट में यही समझता हूं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, इवेपोरेशन इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर कम कर दिया तो ये भी कम हो गया। सेकंड, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। एरिया बढ़ गया तो एवोपोरेशन भी ज्यादा हो गया। यहां आप डिजाइन बना सकते हैं। एक तरफ ग्लास लगा दिया और एक तरफ कोई बॉल या कोई प्लेट इस तरह का बना दी, तो इसमें मोर यानी ज्यादा, इसमें लेस यानी कम। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी, प्लस माइनस रिलेशन रहेगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा तो वेपराइजेशन कम होगा। अब यहां आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और लिखिएगा भी। कपड़े सूखने का लिख लीजिए। समर में जल्दी सूखता है और रेनी सीजन में लेट सूखता है। नेक्स्ट, विंड स्पीड यानी हवा की गति।
तो हवा की स्पीड ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। अब क्या वाष्पीकरण, इवोपोरेशन और कूलिंग हीटिंग के बीच में कोई रिलेशन है? क्या वाष्पीकरण और कूलिंग में कोई रिलेशन है क्या? हम्म अभी इतना तो समझाया है मैंने कि वेपर ज्यादा होगी तो कूलिंग ही होगी, पीछे ही तो समझाया है। ज्यादा भाप निकलेगी तो ज्यादा कैलोरी रिलीज होंगी तो ठंडा होगा। तो वेपोराइजेशन और कूलिंग दोनों में सीधा रिलेशन है कि वेपर ज्यादा तो कूलिंग ज्यादा। आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग को रहने के लिए जो आइडियल कंडीशंस हैं वो, और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं कि हमारे हेल्दी लिविंग के लिए कितना हमें क्लाइमेट का कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो पहला तो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 25 के आसपास, तो 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर हेल्दी लिविंग के लिए चाहिए। तब वो गर्मियों में हम क्या काम करते हैं? जो टेम्परेचर 40-50 पहुंच गया हम उसे कम करने की कोशिश करते हैं, यही तो करते हैं। सर्दियों में हम क्या करते हैं? जो टेम्परेचर इससे भी नीचे चला गया है हम उसको इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारा टेम्परेचर इसके अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करते हैं। अब उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसे बोलेंगे सापेक्षिक आर्द्रता। इसे हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे अभी। ये चाहिए 60 to 65%। ह्यूमिडिटी मतलब एनवायरमेंट में कितनी पानी की मात्रा है और कितनी होना चाहिए, उनका रेशियो रहता है ये, आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा विंड स्पीड, हवा की स्पीड 0.75 मीटर पर सेकंड से लेकर 2.5 मीटर पर सेकंड तक। अभी पर सेकंड में है और हमें किलोमीटर के हिसाब से समझ में आता है, तो किलोमीटर में बदल कर देख ले। इसे हम एवरेजन 2 मान लें, तो मीटर पर सेकंड है, तो पहले सेकंड को हम किस में बदलते हैं? आर में बदलते हैं, घंटे में बदलते हैं। तो 1 आर में कितनी सेकंड होती हैं? कितना हो गया? यानी 7200 मीटर पर पर आर हो गया अभी वो। अब इस मीटर को बदलना है हमें किलोमीटर में, तो मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया? 7.2 किलोमीटर पर आवर। यानी लगभग 5 से 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो हवा चल रही होती है वो हमारे लिए हेल्दी है। अब यहां एक याद रखिएगा, हर आदमी की एक जनरल टेंडेंसी है कि वो पंखे को फुल स्पीड में चालू करता है ना, सबकी आदत है। और मेरा पंखा कभी भी ऑफिस का देख लीजिएगा, वो हमेशा मध्यम मध्यम स्पीड में मिलेगा। आपकी बॉडी से पंखा जितनी स्पीड पे चलेगा आपकी बॉडी से उतना ही तेज स्पीड से वेपर जाएगा और आपकी बॉडी में उतना ही ड्राइनेस फील होगा। जितना ड्राइनेस होगा, पानी हैबिचुअली आदमी लोग कम पीते हैं, तो लास्ट में क्या होगा? थकान फील होगी आप लोगों को, है ना। तो सब जगह फिजिक्स है, इंप्लीमेंट कीजिए, है ना। तो मतलब अपने आसपास हवा इतनी स्पीड से ना हो कि इस स्पीड से ज्यादा निकले, तो फिर क्या होगा? एवापोरेशन बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो आपको क्या होगा? ड्राइनेस फील होगा आप लोगों को, पानी आप पियोगे नहीं तो थकान महसूस होने लगेगी और फिर सोचोगे कि वीकनेस आ गई, मुझे पढ़ाई करने की वजह से थकान हो रही है, जबकि वो पढ़ाई करने की वजह से नहीं होती है, वो फिजिक्स चल रही होती है ना। लिखिए, आइडियल कंडीशंस फॉर ह्यूमन बीइंग या मानव के लिए आदर्श दशाएं। टेम्परेचर यानी तापमान,
अब यहीं आपको वो भी समझ में आ गया होगा कि पानी हर टेम्परेचर पर भाप में बदलता है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी किसी भी टेम्परेचर पर रहे, पानी बॉडी से निकलता रहेगा। और पानी की पूर्ति करनी है तो पानी पीना पड़ेगा। और जनरली लोग कम पानी पीने की हैबिट रखते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कम पानी पीने की वजह से बॉडी में कौन सा ऑर्गन सबसे पहले खराब होने का चांस होता है, या किसे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है? किडनी को। डायलिसिस करने का काम किडनी करती है। अब हम समझ सकते हैं कि एक कमरे में बिल्कुल गाढ़ी कीचड़ पड़ी हुई है, तो उसे साफ करना ज़्यादा मुश्किल है बजाय पतली कीचड़ को, है ना। तो हमारी बॉडी में ब्लड में क्या होगा, जब गाढ़ा ब्लड होगा तो किडनी को जोर पड़ेगा साफ करने में। और जब हमने पानी खूब पिया हुआ है तो आसानी से वो फिल्टर कर देती है उसे। लिखिए सापेक्षिक आर्द्रता 60 to 65% और विंड स्पीड 0.75 मीटर पर सेकेंड टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया सभी ने? याद रखिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ह्यूमन बीइंग की आइडियल कंडीशंस। अब आगे देखें, हीट ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे होता है? ट्रांसमिशन एक ही बात है। हीट का ट्रांसफर अभी मैंने समझाया, डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर। किसके बीच में? दो स्पेस, दो जगह के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है तो हीट है जो ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। एरिया ए, एरिया बी, इसका टेम्परेचर 35, इसका टेम्परेचर 35। मतलब ही नहीं है कि हवा चल जाए या हीट ट्रांसफर हो जाए। अब क्या होगा, एक जगह 35, एक जगह 25। अब डेफिनेटली हीट ट्रांसफर होगी। इतना समझ में आ गया? मतलब हीट को ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए? टेम्परेचर में डिफरेंस चाहिए, तब हीट ट्रांसफर होगी। अब ये देखिए, हीट ट्रांसफर करने के मीडियम क्या क्या हो सकते हैं। कितनी स्टेज पढ़ी हमने? 3 स्टेज पढ़ी। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये देखिए, ये एक ही जगह हमें तीनों एग्जाम्पल मिलेंगे। सबसे पहले देखिए पतीला, ये जो फ्राई पैन, जो भी चाय बनाने का, जो गर्म करने का जो भी होता है, इसका ये हैंडल, इसके ऊपर रबर लगा होता है या प्लास्टिक टाइप का कुछ लगा होता है। अब उस प्लास्टिक को निकाल दीजिए। अब उसे देखिए, अब ये प्लास्टिक बिना है, ये है ना। अब देखिए, यहां पर जब हम गर्म करते हैं इसे, तो ये पानी यहां से गर्म हो रहा है, ये यहां से गर्म हो रहा है। तो यहां पर देखिए, जो मॉलिक्यूल है, जो अणु है यहां पर इस जगह, वो इस तरह है, इसी तरह से बना हुआ है ये, इसी तरह से चलता चलेगा लास्ट तक। अब सॉलिड में, हमें ठोस में पता है कि बॉन्ड बहुत क्लोज होता है, दोस्ती बहुत गहरी होती है। तो अब इनमें क्या होता है, क्या इनके मॉलिक्यूल्स, क्या इनके अणु शिफ्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह? नहीं शिफ्ट होते हैं, क्योंकि बॉन्ड बहुत टाइट है। तो अब ये क्या करते हैं, जब एक दोस्त गर्म होगा तो गर्मी दूसरे तक भी जाएगी, है ना। तो ये क्या करता है, ये गर्म होगा तो हिलेगा तो नहीं, लेकिन ये अपनी हीट इसको दे देगा, क्योंकि इसके पास हीट कम है। तो अब देखिए, यहां सपोज कीजिए टेम्परेचर है 40 डिग्री और यहां टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री। तो अब हमें जनरली पता है कि हीट किधर जानी है, 40 टू 10 की तरफ मूव करेगी। तो अब यहां मूव करने का मीडियम क्या है? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा, और ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हम देखेंगे जब हम पानी गर्म करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये हैंडल गर्म नहीं होता है, और थोड़ी देर बाद में देखेंगे कि हैंडल गर्म मिलता है हमें। तो यहां पर जो हीट ट्रांसफर होता है सॉलिड में, ठोस में, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो चालन। अब देखिए, ये हो गया यहां पर सॉलिड, सॉरी लिक्विड। यहां लिक्विड है और लिक्विड से निकल कर क्या जा रही है? भाप। ऊपर वेपर निकलेगी, तो वो क्या है? गैस हो गई। हाँ,
अब ये यहां पर सॉलिड और लिक्विड और गैस, इन दोनों में मैंने बताया कि हीट कैसे ट्रांसफर होती है। क्या साइड बाय साइड चलती है ऐसे, नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन। ये वही कन्वेक्शन है जिसे क्या बोलेंगे, संवहन। तो जो कंडक्शन होता है ये किस में होता है, सॉलिड में, और ये कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैस में। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चालन या कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड में, और कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैस में। अब तीसरी कंडीशन कि ना तो सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस, तो उस कंडीशन में रेडिएशन से भी हो सकता है। और इवन रेडिएशन से बिना किसी वैक्यूम में भी, जहां गैस ही नहीं है, वैक्यूम यानी निर्वात में भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। जैसे सूरज से हमारे पास जब आती है तो हमारे पास में कुछ किलोमीटर तक ही तो एनवायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसके बाद तो एटमॉस्फेयर भी नहीं है, कोई गैस भी नहीं है, फिर हीट कैसे आ जाती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू आती है, और उसके लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो अभी तो हमने मीडियम पढ़ा, सॉलिड है तो कंडक्शन, लिक्विड और गैस है तो कन्वेक्शन हो गया, लेकिन ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। अब वैक्यूम हो सकता है, मतलब निर्वात हो सकता है, तो वहां किससे होगा, वहां रेडिएशन से होगा, वहां रेडिएशन से होगा। तो तीनों चीज समझ में आ गई कि अगर कोई मीडियम नहीं है तो वहां भी हीट ट्रांसफर हो सकती है, वहां भी हीट ट्रांसफर हो सकती है। क्या हमें वहां हीट फील होगी, वैक्यूम है, हवा नहीं है, क्या हमें वहां हीट फील होगी, नहीं होगी। और इसी वजह से जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं, इसी में समझा दूं मैं आपको, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ से जब हम ऊपर जाते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हायर एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है। भाई जब हम सूरज की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, टेम्परेचर कम क्यों होता है फिर, सोचिए। किसमें, वो टेम्परेचर अप एंड डाउन जो होता है वो एक लेवल तक होता है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही कम हो गया या बिल्कुल ही बढ़ गया। उसका रीजन बताता हूं। हमें जो टेम्परेचर फील होता है, यहां मुझे टेम्परेचर, अब मैंने ये लगाया तो मुझे ठंडा फील हुआ, या मैंने गर्म पानी लगाया तो गर्म फील हुआ, या यहां पर गर्मी बढ़ी तो क्या हुआ। तो जब कोई चीज मेरी बॉडी को टच होगी, कोई मीडियम मेरी बॉडी को टच होगा तो मुझे फील होगा। अब मुझे, मेरे आसपास यहां वैक्यूम है, कोई गैस का पार्टिकल मेरी बॉडी को टच ही नहीं कर रहा है, तो मुझे हीट फील ही नहीं होगी। और इसीलिए जब हम ऊपर जाते हैं तो जो अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर है वहां पर गैसेज की डेंसिटी ज्यादा है, तो गैसेज की डेंसिटी ज्यादा है तो हीट ट्रांसफर होती है उनमें, किसके थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स कम होते जाते हैं, और कम होते जाते हैं तो टच होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। इस रूम में अगर मॉलिक्यूल्स बहुत कम हो जाएं तो क्या होगा, जहां मॉलिक्यूल टच होगा वहीं तो मुझे गर्मी फील होगी या ठंडक फील होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस वजह से जहां रेडिएशन वाला जो पार्ट होता है यहां पर, यहां हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन अगर इनमें से कोई मीडियम नहीं है तो हमें फील नहीं होगा। इसीलिए धरती से ऊपर जाते हैं तो कूलिंग होती है। क्लियर है? तो लिखिए, ट्रांसमिशन ऑफ हीट या ऊष्मा स्थानांतरण फर्स्ट, कंडक्शन या चालन किसमें होगा, सॉलिड में। तो डैश करके लिख लीजिए, सॉलिड यानी ठोस। अब ट्रांसफर का तरीका तो यहां लिखाने की आवश्यकता नहीं है, पता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को हीट ट्रांसफर करेगा और यही काम कंटिन्यू चलता चलेगा। अब सेकंड लिखिए, कन्वेक्शन या संवहन।
और कन्वेक्शन या संवहन किस में होगा? लिक्विड और गैस में होगा। थर्ड, थर्ड क्या है? रेडिएशन या विकिरण, हिंदी में लिखिए। और डैश करके लिख लीजिएगा, इन वैक्यूम, निर्वात में। निर्वात में भी लिखिए, इन वैक्यूम आल्सो, निर्वात में भी, प्लस प्लस गैसेस, गैस में भी। यानी हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है? गैस है, और यहां भी रेडिएशंस आती हैं, उनकी वजह से गर्म होता है। तो आपने कभी देखा कि पानी को गर्म करते हैं या किसी चीज को, या बहुत दूर गर्मी पड़ रही होती है, तो वहां एनवायरमेंट हिलता सा नजर आता है। तो वो हिलता नजर आता है, वो क्या है? वो रेडिएशन ही है। वो रेडिएशन ही है जिनकी वजह से हिलता हुआ फील होता है। क्या चीज? ये, हाँ बना लीजिए, अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ। आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, या पढ़ने की इच्छा है और 5-7 मिनट? हाँ, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है छोटा सा, फिर साथ के साथ ही निकाल देते हैं उसे भी। मैंने बताया ना कि पंखों के तेज चलने से आप थक रहे हैं, पढ़ने से नहीं थक रहे हैं, है ना? आगे बढ़े। अब देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी, यहां हम इलेक्ट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, बिजली की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? थर्मल, टेम्परेचर या हीट की बात कर रहे हैं। तो मतलब कंडक्टिविटी यानी चालकता, यानी तापीय चालकता। इसके बेस पर अगर हम देखें तो हमें दो तरह की चीजें नजर आती हैं। एक आते हैं कंडक्टर, जिन्हें क्या बोलेंगे? चालक। अब ये गाड़ी का कंडक्टर नहीं है, है ना, वो को पायलट होता है। ये क्या है? इंसुलेटर, यानी कुचालक। सीधा सा मीनिंग है, जो हीट को ट्रांसफर करे, वो क्या हो गया? कंडक्टर। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक की, बिजली की बात नहीं कर रहे, बिजली की बात करेंगे तब भी इसी तरह के वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा होता है कुचालक, मतलब जिनमें हीट ट्रांसफर ना हो। तो अब हीट ट्रांसफर होने वाली चीजें जो मेटल की बनी होंगी वो हीट ट्रांसफर करेंगी, और जो मेटल की नहीं बनी होंगी वो हीट ट्रांसफर नहीं करेंगी। जनरली क्या होता है, जैसे प्लास्टिक हो गया, है ना, कॉर्क हो गया, लकड़ी हो गया, रबर हो गया, ये क्या होते हैं? हीट ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? कुचालक बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। बस इतना सही है, लिखिए। चालक, जिनमें हीट ट्रांसफर हो, और कुचालक या इंसुलेटर
नो हीट ट्रांसफर, जिनमें ऊष्मा का या ताप का चालन ना हो, याद रखिएगा इसमें हम यहाँ शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें शिफ्ट ना हो। ऐसा नहीं है कि लकड़ी है वो हीट ट्रांसफर नहीं करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ही लकड़ी के नीचे ही हम आग लगाएंगे तो वो जलेगी नहीं, है ना। या प्लास्टिक है वो हीट ट्रांसफर नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसे आग लगाएंगे तो वो पिघलेगा ही नहीं, है ना। आग लगाना एक अलग है और शिफ्टिंग करना अलग है। तो हम ये किसकी बात कर रहे हैं? शिफ्टिंग की, जिसमें शिफ्ट हो सके, हीट है जो। तो यहाँ हीट की शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं हम। लिखिए, मतलब ट्रांसफर नो हीट, सॉरी हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। यहां एग्जांपल लिख लीजिए, मेटल्स यानी धातु, यहां इस तरफ नॉन मेटल्स लिख लीजिए, अधातु, जैसे प्लास्टिक, वुडन, लकड़ी, रबड़, फैब्रिक, कपड़ा वगैरह। आज की क्लास में किसी का कोई डाउट?